हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल ब्रिलियंट आईक्यू पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री को स्टार्ट किया था 6 क्लास से, जिसमें हमने 6 और 7 की प्लेलिस्ट अपने ही इस चैनल पे डाल दी है। आज से हम क्लास 8 की हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला चैप्टर है, कब, कैसे और कहाँ। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसको हम आज से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपको पहले मैं समझा दूं कि जो पहले के इतिहासकार थे, जो पहले का इतिहास लेखन था, उसमें तारीखों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बहुत महत्व दिया जाता था तारीखों को। और इतिहास का लेखन में तारीख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जो डेट्स थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन आधुनिक इतिहास लेखन डेट्स को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु इसके साथ साथ वे उस टाइम की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उस टाइम के अधिक से अधिक जानकारी हम उपलब्ध कर सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर ने यही समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों में पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, इतिहास उबाऊ है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या इतिहास में सिर्फ तारीखों को ही रटना है? आप क्या इस मायने में सोचते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इतिहास जैसा बेहतरीन सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री इज़ द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टेड है, जिसको आप अगर दिल से पढ़ेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जब भी हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे मन में दो ही सवाल उत्पन्न होते हैं, पहले या बाद में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ। मतलब हिस्ट्री जानकारी है, हिस्ट्री किसी चीज़ को जानने की लालसा है। कि चाय पीता आदमी और कॉफ़ी पीता आदमी देख के भी एक लालसा आप अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। ये चाय कब से लोगों ने पीना स्टार्ट किया, ये कॉफ़ी लोगों ने कब से पीना स्टार्ट किया। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। हिस्ट्री को जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं बनाएंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे,
हिस्ट्री उबाऊ ही लगने वाला है। लेकिन जैसे ही आप हिस्ट्री को मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, हिस्ट्री आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। ये जो चित्र था, ये ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे थे, जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चित्र है, कोई खास नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसको सौंपा गया था? रेनले को सौंपा गया था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, देखते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। मतलब हिस्ट्री में कोई भी काम होता है या कोई भी कार्य हो, वो अचानक नहीं होता, उसके चलन में आने के लिए बहुत पीछे से ही धीरे 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 उसकी बढ़त होती है। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। यह बताना बिल्कुल संभव नहीं है कि नेशनल रेवोल्यूशन यानी राष्ट्रीय आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब से अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, बिल्कुल इस तिथि का निर्धारण करना वास्तविकता में संभव नहीं है। लेकिन हम उस टाइम की चेंजिंग को देख के, उस टाइम के बदलाव को देख के अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। अगर हमको ये जानकारी चाहिए कब कौन राजा बना, कब उसने लड़ाई लड़ी, कब उसने गद्दी छोड़ी, कब वो लड़ाई में हारा, कब उसका पुत्र राजा बना, इन सब चीज़ों के घटनाओं के बारे में जानकारी हमें तिथियों के सहारे मिलती है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, मैंने 6th और 7th में आपने देखा था, मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, एक नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। आज के जो इतिहासकार इतिहास लेखन करते हैं वो तिथियों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, किस तरह, क्या, कैसे और किस तरह का, ये जो है ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं और कहते हैं क्या खाते थे, उनकी रोजी रोटी क्या थी, बाजार किस तरह फैले, नए विचार किस तरह पनपे, संस्कृति समाज किस तरह बदली। ये आज के इतिहास लेखन की परंपरा रही है। ठीक, पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई।
1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है, कौन सा विज्ञापन ये रहा, ये विज्ञापन है, चाय का विज्ञापन बोले तो प्रचार, कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को डेक्यू ऑफ कॉनॉट की पदवी दी गई थी। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम तो तारीखें चुनते हैं, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। मतलब जब आप मुद्दे बदलेंगे तो तारीखें बदल जाएंगी। ठीक है, एक उदाहरण देख लें, एक उदाहरण पर विचार करते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग के शासन से शुरू होता है। वॉरेन हॉस्टिंग को आप जानते होंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हॉस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी, देखेंगे। हम इन सबको देखेंगे। मैंने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट ही इसीलिए की है, 6 से स्टार्ट की है और पूरा मैं आपको 12th तक की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। मतलब ये जो अधिकारी थे, इनका जो महत्व था वो इनकी गतिविधियों से तय होता था। किससे? गतिविधियों से, नीतियों से, उपलब्धियों से। ठीक है, वरना ये इन अधिकारियों की डेट्स भी दबी की दबी रह जाएं अगर इनकी गतिविधियां, नीतियां और उपलब्धियां महत्वपूर्ण ना हो। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन में बाहर कोई चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखोटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? अगर हम इन्हीं का इतिहास लिखते रहेंगे तो भारतीय समाज को और उसके विभिन्न वर्गों की गतिविधियों पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके या याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। मतलब मेन, कहते हैं ना करेक्टर, मेन करेक्टर क्या है कहानी का, उस कहानी की हेडिंग क्या बन सकती है, उस कहानी से हम क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम रखा जाता है ताकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होकर आगे हम बढ़ सके, पढ़ सकें। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उदाहरण देखिए कितना बढ़िया दिया है। अगर हम गवर्नर जनरलों की तिथियां को महत्वपूर्ण मानेंगे तो हमारे समाज की तिथियां, हमारे समाज की स्थिति के बारे में हम ढंग से नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर हमको अपने समाज के बारे में जब पढ़ना है तो हमें समाज के अकॉर्डिंग तिथियों को क्या करना पड़ेगा? निर्धारण करना पड़ेगा। इस स्थिति में एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है समय और काल के अकॉर्डिंग तारीखें भी बदलती रहती हैं। ठीक है,
इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरवशाली और तस्वीरें में उनके भव्य उतारा जाता है। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? हम कैसे तय करते हैं अवधियों को? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। ठीक है, याद रखना आप। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। कालखंडों को का निर्धारण ज़्यादातर लोगों ने इस कालखंड को मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? जेम्स मिल ने हिंदू काल कहा, चलिए मान लिया। जेम्स मिल ने मुस्लिम काल कहा, चलिए ये भी मान लिया। लेकिन जेम्स मिल ने जैसे ही ब्रिटिश काल कहा, जब कालखंड का उन्होंने क्या किया, निर्धारण किया, तो हिंदू और मुस्लिम यानी धर्म के आधार पे किया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रिटिश कोई धर्म नहीं है, तो इस काल को ब्रिटिश ना मानकर ईसाई मान लिया जाए, ईसाई काल मान लिया जाए इस काल को। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही विभाजन नहीं था। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और बात करें हिंदुओं की, तो प्राचीन काल में हिंदू शब्द तो यूज हुआ ही नहीं है। हिंदू जो है वो 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे। 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे, जब यज्ञ करने वाले और मूर्ति पूजक एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है 6th क्लास में, इसे हमने बहुत डिटेलिंग की है। मुस्लिम तो भारत का जो निर्धारण होता है, किसी भी एरिया का जो निर्धारण होता है, वो बहुसंख्यक प्रजाति पर होता है, ना कि अल्पसंख्यक पे। तो मध्यकाल जो था वो बहुसंख्यक हिंदू वहाँ पर थे, ना कि मुस्लिम। तो मुस्लिम काल भी यहाँ पे मानना मुश्किल है, इसलिए इनके विभाजन को चुनौती दी गई भारतीय विद्वानों द्वारा। ठीक है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तनाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल ने तो भारत के लोगों को सपेरों का देश कहा। ठीक है, सपेरों का देश कहा था। एक गतिविधि आप करेंगे, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, आप करेंगे ये काम, इससे आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह तय किया। इसको आप स्पष्ट भी करेंगे और बताना मजेदार लगा नहीं लगा। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। कहाँ? भारत में। मिल ने तो, ये साम्राज्यवादी लेखक थे। मिल क्या थे? साम्राज्यवादी लेखक थे। ब्रिटिशों को भारत के लिए बहुत अच्छा मानते थे। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? आप बताएंगे कमेंट में। समझदार हैं आप, जितना आपको समझ में आता हो आप इसको मुझे ज़रूर बताएंगे कि इस तरह की अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या इतिहास के दौरान हिंदू मुसलमान दौर कहा जा सकता है? मैंने इसको डिटेल किया ऊपर। क्यों हिंदू काल नहीं कहा जा सकता?
क्यों मुसलमान काल नहीं कहा जा सकता? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत थी क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन के तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, धर्म भी अलग अलग थे शासकों के। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम के आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों से विकास का युग माना जाता है। ठीक है, जो आधुनिक काल था वो पश्चिम की देन थी। पश्चिम लोग विज्ञान को, तर्क को, लोकतंत्र को, मुक्ति को, समानता को और आधुनिकता को क्या कहते थे कि हम आधुनिक हो गए हैं। उनके उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, मतलब जब आगे का चैप्टर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तब हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत को अपने में तब्दील किया, अपने राज चलाया भारत पे, भारत को कैसे उन्होंने अपने में ढालने की कोशिश की। अंग्रेजों के शासन में लोग के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति की दौर में था। तो आधुनिक आप कैसे कह सकते हैं भैया? कैसे विभाजन कर सकते हैं आधुनिक काल में? बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक किसे कहते हैं? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, आधुनिक भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आपने अगर इस बुक को मन से, दिल से और बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आधुनिक भारत में देखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप इस चैप्टर में देखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश दूसरे देश के बदलते इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत का नाम दिया गया है। ठीक है, गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट थी, ये स्रोत है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई से क्या रिपोर्ट आई? इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसेना जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर हैं। कराची से भी रिपोर्ट आई, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेशपद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम का भी एग्जाम्पल है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये स्रोत है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास। पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासनिक अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। ये बहुत अच्छा काम था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पात्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेखीय कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या उस पर बैठ अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई गई थीं। नकलें यानी फोटोकॉपी, ठीक है। उन्होंने खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। उन्हें खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। खुशनबीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों को दस्तावेजों की कई प्रतिमाएं बनाने जाने लगी, ठीक है। छपाई के कारण कई सारे फोटोकॉपी निकाली जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व संरक्षण किए जाने लगे। अंग्रेज ये मानते थे कि किसी को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सर्वेक्षण जरूरी है। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। जनगणना के बारे में हम इसी बुक में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किसने चालू कराया, क्यों चालू कराया, क्या रीज़न था, ठीक है। बहुत डिटेलिंग इसको आगे हम देखेंगे। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्यों सोचते थे कि उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, क्या सोचते थे सरकारी जो अफसर थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयाँ क्या वजह थी, ठीक है। ये कुछ चित्र आप देख रहे होंगे, देख लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये उद्यान का चित्र है, जिसमें से एक पेड़ की पत्ती का फोटो लिया गया है। और ध्यान से देखिए कि संरक्षण का इस्तेमाल उपकरणों के चित्र से दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास गौर देते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, इस पर चित्रकार बहुत ध्यान देते हैं और फिर इतिहास लिखने का प्रयत्न करते हैं। यह आपको दिखाया गया है 1857 का विद्रोह। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तस्वीरों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा और सारी कहानी ये तस्वीरें ही बयां कर देंगी, ठीक है। उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकें यह तस्वीर दिखाई गई। अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई चित्र है ये। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि अंग्रेज क्या बोलते थे और उसका जवाब भारतीय इतिहासकारों ने कैसे दिया। दूसरा स्रोत है इंसान के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। ठीक है, ये दस्तावेज है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से खाने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये क्या है, एक रिपोर्ट थी। ठीक है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। किन बातों को? इनको। और ये बात कौन सी थी? रिकॉर्ड्स की बात। ठीक है, कि रिकॉर्ड्स पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। जैसे जैसे छापाकार बढ़ने लगा, फोटो कॉपी प्रिंट होनी बढ़ने लगी, तो उन जो विचार थे, विचारों का भी आदान प्रदान तेजी से होने लगा। कवियों के, उपन्यासकारों के विचार और सुधारकों के, नेताओं के विचार क्या होने लगे? दूर दूर तक फैलने लगे। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में आपको, अगर मैं इस चैप्टर का समराइज़ कर दूं तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ यह बताया गया है कि पहले के इतिहासकार तारीखों का क्या करते थे? महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन जो बाद के इतिहासकार आए उन्होंने क्या किया? तारीखों के साथ साथ समय को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को भी देखने लगे, उनमें बदलाव की स्थिति को देखने लगे। इतिहास किसी एक कालखंड से हम जोड़ के नहीं देख सकते। इतिहास को देखने के कई सारे नज़रिए हैं। उन नज़रियों पे आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना, अपना दिमाग लगाना है, अपने दिमाग से सोचना है कि क्या इतिहास को देखने का सिर्फ एक ही नज़रिया हो सकता है या इतिहास को दूसरे नज़र से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर है कुछ जिसमें आप इन सब का उत्तर जो है वो 100 वर्ड में देंगे। क्वेश्चन आंसर का उत्तर आप 100 वर्ड में देंगे और बाकी जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे 8th क्लास की 2nd चैप्टर में। धन्यवाद।